आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2, जो कि रिलेटेड होगा जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो जो ये प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है, और इसके अंदर जो है हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा भी हों। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो है कुछ सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही होंगे, कुछ इधर उधर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आप लोग पूरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले टाइम में जो वीडियो है नई वीडियो उनको प्राप्त करने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। बी है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए। सी है, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए। एंड डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी, है ना। जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे तभी हम बोलेंगे कि ये विद्यालय की नीति सफल हुई। ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। आगे है कथन, जो है वो स्टेटमेंट कह रहा है, विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं। उसका जो कारण है वो है, गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं। तो अब कूट दे रखा है। इसमें पहला बता रही है कि ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना। यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। बिल्कुल अच्छी सही बात है कि जो जो विद्यालय त्यागने वाले ज़्यादातर बच्चे वो गरीब परिवारों से ही होते हैं, और गरीब परिवारों के माता पिता जनरली अशिक्षित भी होते हैं। लेकिन ऐसा जरूर ये इसका कारण नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कहीं ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि जो अशिक्षित माता पिता हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय त्यागने के लिए जो है वो मजबूर कर दें। ठीक है ना। कहीं जो माता पिता वो अशिक्षित होने के बाद भी जागरूक होते हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो चलिए ये है। नेक्स्ट है, विद्यालय निम्न में से शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है। तो शिक्षा का जो सोशल पहलू है उससे क्या 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 रिलेट है आपको बताना है। प्रवेश में आरक्षण, सेकंड है पुस्तकों का निःशुल्क वितरण यानी कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुस्तकों का निःशुल्क वितरण। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू के अंदर क्या क्या चीज़ होगी। सामाजिक पहलू का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, सामाजिक न्याय करना है। आपने कभी सुना है ये टर्म सोशल जस्टिस। इसका मतलब होता है जो गरीब आदमी है उसको जो चीज़ें हैं इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है जब, तो उसको चीज़ें जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाए, ताकि वो भी समाज के बाकी जो लोग हैं उनके स्तर पर आके उस अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं। तो वही जो सोशल जस्टिस है उससे उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि पुस्तकें जो हैं उन बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाएं। ठीक है ना। तो ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम विधि, यानी कि ज़िले में किस प्रकार की जो एजुकेशन फैसिलिटी हैं उसको जानने के लिए क्या 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 विधि हो सकती है। पहला है सर्वेक्षण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरी है ऐतिहासिक विधि, और चौथा है अध्ययन विधि। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसका होगा ए। ठीक है ना। जब हम सर्वे करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ज़िले में जो एजुकेशन है उसकी जो फैसिलिटी है वो किस प्रकार से है, अच्छी है बुरी है, जो भी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। यह कथन किसका है? वियर्ड, केजी सैदन, हंसा मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका? जिसका सही उत्तर है वो है वियर्ड। ये कथन वियर्ड का है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट है, निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय है। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना, साक्षरता के लिए जिले को इकाई बनाना, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता देना, और या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। यानी कि ये जो सारे ही उपाय हैं वो इस प्रकार के हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हैं। जो कम साक्षरता वाले क्षेत्र हैं उनमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है साक्षरता पहुंचाई जाए, तो ये तभी तो असंतुलन दूर होगा। और साक्षरता के लिए जिले को इकाई बनाया जाए, यानी कि जिलेवार देखा जाए कि किन जिलों में जो है वो कम जो है साक्षरता या कम जो है लिटरेसी है, और किन जिलों में अधिक है। जहाँ कम कम लिटरेसी है उन क्षेत्रों में ज़्यादा स्कूल खोले जाए। फिर कम जो लिटरेसी वाले क्षेत्र हैं उनको केंद्रीय सहायता देना, यानी जो सेंट्रल से फंड है वो उनको ज़्यादा प्रोवाइड करा जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसमें बात की गई। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ये किसकी कृति है? वियर्ड, हंसा मेहता, केजी सैदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो सही आंसर है वो है केजी सैदन। ये केजी सैदन का ये उनकी एक कृति है, ठीक है। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में शामिल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, हल्का बंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किए जाएं, पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान दिया जाए, तीसरा है, निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता प्रदान न की जाए, ठीक है। तो जो ये जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है ये हमारे इन्होंने अभी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वुड का घोषणा पत्र है दोस्तों, ये वुड घोषणा पत्र 1854 में आया था, ठीक है ना। 1854 1854 में ये घोषणा पत्र आया था। ये जो है अंग्रेजों के मतलब कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा लाया गया था। इसको हम जो है वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या था, ये इसमें जो है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में एक तरह से चर्चा की गई थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड, हल्का बंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किए जाएं, और दूसरा, पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाए। ये दोनों ही रिकमेंडेशन की थी। बाकी निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता प्रदान न की जाए, इस प्रकार की इन्होंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी थी। तो जो ये चार्ल्स का घोषणा पत्र था, वुड डिस्पैच जिसके कहते हैं हम, ये जो है ये 100 पेजेस का 100 अनुच्छेद इसके अंदर थे। तो काफ़ी डिटेल में इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। पहले क्योंकि इससे पहले जो है वो एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट कौन सी आई थी, मैकाले की आई थी 1835 में। तो उसको मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें तो भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उसको इस प्रकार से करने की बात की गई कि हम भारत में क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा लिपिक वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो कि सकल सूरत से केवल भारतीय हो, लेकिन उसके सारे जो उसके अंदर स्टैंडर्ड हो या उसका तरीका हो वो अंग्रेज़ों के जैसा हो, यानी वो लिपिक वर्ग को तैयार करना चाहते थे। तो उसी के अनुसार जो है वो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी 1835 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इस पर काम नहीं हुआ तो भारतीयों के बीच में असंतोष बढ़ने लग गया। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक नई तरीके से शिक्षा की पर विचार करने के लिए इस प्रकार का घोषणा पत्र लाना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है हमको। इसमें है स्टैनले का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग और कर्जन प्रस्ताव। तो हमको बताना है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा आप बताइए इसमें क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर जो स्टैनले है
उसका जो घोषणा पत्र है वो 1859 में आया था, ठीक है ना। क्योंकि 1859 में जब वापस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है वो भारत का शासन चला गया और डायरेक्ट क्राउन के अंडर में चला गया, तो उन्होंने फिर से एक नया घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको स्टैनले घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है ये आपका, मैंने अभी बता दिया आपको कि वुड डिस्पैच जो है वो 1854 के अंदर आया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हंटर आयोग। तो जो हंटर आयोग है ये 1882 में आया था। यहाँ पर ये कुछ गलत दे रखा है, 1882, ठीक है ना। 1882 में जो है वो हंटर आयोग जो है आया था। तो ये इस जो है तत्कालीन जो है वो शिक्षा व्यवस्था है उस पर विचार करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में जो है वो एक आयोग बनाया गया था 1882 में, ठीक है ना। तो ये एक तो हंटर कमीशन ये वाला है, और एक वो वाला कमीशन है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच के लिए बनाया गया था, उसको भी हंटर कमीशन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप 1882 इसको करेंगे। और बाकी जो है 1904 में जो है वो कर्जन का प्रस्ताव आया था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उनके द्वारा जो है ये प्रस्ताव शिमला सम्मेलन के बाद लाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना संविधान में अनिवार्य लक्ष्य माना गया है। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को होना चाहिए था यहाँ पर, कारण भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया था। तो क्या होगा इसका? पहला है ए दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा है डी ए सही गलत है किंतु आर सही है। तो आपको बताना है इसमें क्या चीज़ सही होगी। दोस्तों इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही जो है कथन भी एकदम सही है और कारण भी उसका सही है। लेकिन जो कि वो कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया, तो इसीलिए हमें शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए, ये उसका रीज़न नहीं हो सकता है ना। शिक्षा को अनिवार्य तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई जब देश के नागरिक शिक्षित होंगे तो तब जाके ही देश का क्या होगा, विकास होगा, और वो प्रोग्रेसिव होंगे, उनके वो जो है वो उनके अच्छे विचार उनके अंदर आएंगे, वो थोड़ा प्रगतिशील समाज का निर्माण करेंगे। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा सबको मिलनी जरूरी है, ये उसका कारण है, न कि इसलिए कि वो उसके अंदर संविधान के अंदर जोर दिया गया था तब जाके उसको लागू किया गया। हाँ ये बात सही है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया था, लेकिन ये इसका कारण या इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैनले घोषणा पत्र के बारे में सही कथन है। शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था को लागू की जाए और सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो ग्रहण करे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि 1859 में जो है वो स्टैनले का घोषणा पत्र आया था, तो उसमें जो है वो डिफरेंट बातें की गई थी। हालांकि हाँ, तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है। दोनों ही बातें उसमें कही गई कि भाई शिक्षा के प्रसार के लिए जो है वो टैक्स को भी लागू करें, और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो सरकार ले, ठीक है ना। उस टाइम पर जो है वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से प्रशासन जाके क्राउन के हाथ में यानी ब्रिटिश जो एम्पायर है उसके हाथ में जा चुका था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है? प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। बी है प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में प्रदान की जाए। सी है प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को दिया जाए, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा होगा। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए, तो ये याद रखना कि लगभग जितने भी आयोग बने हैं इन सभी ने जो है इस चीज़ पे ज़रूर जोर दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको नई भी चीज़ें याद रहेगी तभी भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में दी जाए, ये सब इस पर ज़रूर जोर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसको फिर से आ गया कि सुमेलित कीजिए। तो अगर इसमें कह रहा है कि पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषय शामिल करना, फिर है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए, फिर निजी
संस्था को धन उपलब्ध कराना, और चौथा है अध्यापकों को शिक्षण प्रशिक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मैच कर लीजिए, फर्स्ट का होगा थर्ड, ठीक है। यानी कि हंटर आयोग ने बोला था कि पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषय हमको शामिल करना है। फिर बी जो है उसका है सेकंड, यानी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए, ये गोखले आयोग ने बोला। फिर है सी 4, निजी संस्था को धन उपलब्ध कराना, ये चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र में दिया गया था। और डी का 1 है, यानी कर्जन प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही करवा दिया, हालांकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ली जाए, तो इसलिए आप कर लीजिए इसको भी, है ना। फिर है सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों जो सार्जेंट योजना या सार्जेंट रिपोर्ट है वो 1944 में, ठीक आज़ादी से जस्ट पहले आई थी। तो सार्जेंट उस टाइम पर जो है वो एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड के जो सलाहकार थे वो थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे ये योजना जो है सार्जेंट योजना के नाम से पड़ी थी। तो इसमें उन्होंने बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। पहला, 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए। तीसरा, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर बोला है 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जबकि जस्ट सार्जेंट योजना 1944 में आई थी, उसमें बोला गया था कि 6 से लेकर और 11 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दी जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बात उसमें की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्न कथनों का किससे संबंध है। जूनियर व बेसिक के 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए। और तीसरा, व्यापारिक एवं कला शिक्षा पूर्ण व अंशकालिक हो, ठीक है। तो ये कथन किस शिक्षा नीति किसके अंतर्गत बोले गए थे ये हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये सार्जेंट योजना के अंदर बताई थी। मैंने अभी बताया था ना आपको कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने बात की थी। तो ये जो चीज़ें हैं, साथ के साथ कि जो बुनियादी शिक्षा है उसको कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए। बुनियादी जो शिक्षा है, जो गांधी जी की योजना थी, उसको उन्होंने कहा कि कनिष्ठ शिक्षा कक्षाओं में इसको लागू किया जाए, ठीक है। और व्यापारिक व कला शिक्षा पूर्ण तथा अंशकालिक हो, यानी कि जो आपका जो वोकेशनल जो एजुकेशन है या आपका कला की जो शिक्षा है वो पूर्ण होनी चाहिए, वह अंशकालिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है, कथन है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन 1943 में किया गया था, ये कथन है। कारण है, सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो देखते हैं इसका जो उत्तर है। ये क्वेश्चन कट गया है दोस्तों, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, आगे चलते हैं सीधे, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है, विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित सही कथन है। पहला, विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए। और दूसरा है, सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। तो आपको बताना है कि विकलांगों के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो केवल फर्स्ट, केवल दो, एक और दो, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, ठीक है। क्योंकि जो विकलांग हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले तो उन्हें विशिष्ट जो विद्यालय हैं, स्पेशल स्कूल्स, उसमें अलग से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की बात हुई। और दूसरा, जो सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनको लिए विशेष प्रयास किए जाए, जो कि समावेशी शिक्षा है, उसके अंदर यही बात की गई थी कि उनको हम सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत ही सामान्य स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन उनके लिए वहाँ पर क्या किए जाएं, विशेष प्रयास किए जाएं। तो ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, वार्नोक समिति 1978 ने विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन उपयुक्त माना था, ठीक है ना। तो पहला है विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति, दूसरा है शिक्षा प्रशासकों का दृष्टिकोण, तीसरा माता पिता का दृष्टिकोण, एंड चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर फर्स्ट, यानी कि विकलांगों के लिए उन्होंने कहा कि सामान्य अभिवृत्ति या जनरल एटीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड।
यानी कि उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए को भी क्या देखा जाए, सामान्य एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाए, उनको कोई विशेष अलग से उनके लिए स्पेशल नज़रों से उनको ना देखा जाए, ताकि वो समाज में अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें या उनको ऐसा न लगे कि हमें कोई कमी है, ठीक है ना। तो एक सामान्य एटीट्यूड उनके लिए रखा जाए, तो इस प्रकार की बात की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो जो समन्वित शिक्षा है, या जिसको हम समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन योजना, वो किससे रिलेटेड थी ये बताना है हमको। तो पहला है विकलांगों से, दूसरा है प्रौढ़ यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनसे, तीसरा है बच्चों से, और चौथा है ये सभी। तो बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकलांगों से। तो जो ये एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो समानुपातिक शिक्षा है, उसमें मेनली किसकी बात की गई थी, दिव्यांगों की ही बात की गई थी, कि उनको समावेशी शिक्षा के अंदर सामान्य जो स्कूल में डिसेबल्ड लोगों को पढ़ाया जाए, यही तो बात की गई थी, है ना। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है, यह किसका कथन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यह कथन किसका है। तो पहला है डॉक्टर ये डीएस होगा, ठीक है ना, डीएस कोठारी। दूसरा होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा होगा मुदालियर, ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है इनका पूरा नाम। और चौथा है सार्जेंट, ठीक है ना। तो ये जो कथन है ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्हें बेसिक शिक्षा के अंदर जो है वो राज्य सरकारों द्वारा जो चलाई जा रही थी उसमें कुछ कमी नज़र आई होगी, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कथन दिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं हम, बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी आधारभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो पहला है मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए या प्राप्त की जाए। दूसरा, औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए। तीसरा, शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। और चौथा, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों में, बुनियादी शिक्षा कौन सी है, जो 1937 में गांधी जी के द्वारा जो है वो वर्धा योजना के नाम से लागू की गई थी, ठीक है। तो उसी को हम बुनियादी शिक्षा कहते हैं। तो उसमें मेनली सारी बातें बोली गई थी, लेकिन उसमें ये जो बात थी शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, इसकी बारे में बात नहीं की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से घोषित की गई है और उसका जो कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो उसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी, और ये बात बिल्कुल सही है, जो कि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको बताई थी तो उस टाइम पर ये थी। और उसमें ये बात भी बोली गई थी कि हमें क्या कराना है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। तो 86 की जो पॉलिसी थी उसमें क्या किस प्रकार के स्कूलों की बात की गई थी। पहला है आश्रम, दूसरा केंद्रीय विद्यालय, तीसरा नवोदय विद्यालय, चौथा है सैनिक विद्यालय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवोदय विद्यालय। मैंने बताया था ना कि नवोदय विद्यालयों की बात की गई थी और अगले साल से ही नवोदय स्कूल चालू हो गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कथन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। तो नेक्स्ट है कारण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करना था, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, आर ए दोनों सही है, या इसकी सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है किंतु आर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ें इसमें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 के अंतर्गत था, और
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य जो है वो कारण यही कारण था उसको शुरू करने का कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें हमने सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करनी है। ये मैंने आपको बताया था ना। तो ये 1987 से शुरू हुआ था, ये बात आप याद रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। तो ये है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1974 में डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक शिक्षा के अनुसंधान के सर्वेक्षण में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए गए हैं। तो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1974 में जो डॉक्टर बुच ने एक पुस्तक लिखी थी शिक्षा में अनुसंधान यानी रिसर्च इन एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने एजुकेशन जो रिसर्च है उसके कितने क्षेत्र बताए थे, 16 उन्होंने एरिया उसके बताए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी शिक्षा योजना लागू की गई थी। तो इसमें है ऑप्शन बुनियादी शिक्षा योजना, बी है सार्जेंट योजना, तीसरी मॉन्टेसरी पद्धति और चौथा है पत्राचार। तो इसका जो सही उत्तर है वो बुनियादी शिक्षा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, इसमें बोला गया है संविधान में, जबकि ये संविधान में नहीं बोला गया था। मैंने आपको बताया कि 1937 है, इसके अंतर्गत जो है वो एक योजना आई थी जिसको हम क्या कहते हैं, वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक शिक्षा योजना बोलते हैं। तो ये गांधी जी की योजना थी, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको, या आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि गांधी जी जो है वो वर्धा में एक सम्मेलन करा उन्होंने, और उसमें वो उन्होंने बोला ये बात कि भाई जो है हम क्या करना, मैं चाहता हूँ कि जो है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है वो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो क्या आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना। हस्तपरक जो है कामों की उनको शिक्षा दी जाए। इस प्रकार के काम जो है, जैसे जो है वो चरखा काटना हो गया, और आपके छोटे मोटे जो काम जो है गांव ग्रामीण स्तर पर किए जाते हैं, जो है वो सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरीके के जो स्किल्स हैं वो उनको दिए जाएं ताकि वो आत्मनिर्भर बने। तो इस प्रकार की बात उन्होंने की थी, ठीक है ना। तो ये जो है वो वर्धा योजना में ये बात की गई थी, और उसी को बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर संविधान के अंदर बात नहीं कही गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हेतु 1939 में वीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 में प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों ने सार्जेंट की योजना को अपनाया था, और बुनियादी शिक्षा को ज़्यादातर ग्रामीण स्कूलों में खोला गया था। हमें बताना है उपरोक्त शिक्षा कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। इसमें जो है पहला और तीसरा और चौथा ये जो कथन है बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन है अनुच्छेद 350 में व्यवस्था की गई थी, ये गलत इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत जो है वो जो है वो प्राथमिक जो स्तर है वहाँ पर मातृभाषा में जो है राज्य जो है वो इस शिक्षा को प्रदान करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार की बात बोली गई है, न कि 350 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था। तो शिक्षा का औद्योगिकरण का योगदान है, शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरकरण, शिक्षा का राजनीतिकरण, या 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4, यानी कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। ये भी गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा के अंदर बात बोली थी, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी ये जो और ऑप्शन है इसमें आपको लग रहा होगा कि शिक्षा का औद्योगिकरण भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने केवल हस्तपरक जो है कौशल देने की बात की थी, वो भी प्राइमरी लेवल पर, न कि औद्योगिकरण की बात की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो पहला है 21 में जो है दिया गया अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, दूसरा है 28 में है काम पाने का अधिकार, तीसरा है 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता, और चौथा है 21 ए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही मैच्ड है, ठीक है। तो देखो, जो अभी मैंने एक चीज़ बताई कि जो है वो 350 ए में शिक्षा की उपलब्धता मातृभाषा में, तो ये बिल्कुल ठीक है।
और 21A के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि RTE जो है जब लागू हुआ तो उसको 21A के अंतर्गत बोला गया है कि प्राइमरी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सही है, ऑप्शन होगा थर्ड और फोर्थ। बाकी 28 के अंदर काम पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि किसके है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है। पहला है ये कथन, और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना एक और दो ना दो। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो दोनों ही इसमें सही है, क्योंकि भारत जो है इतना बड़ा देश है, तो इसकी जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी दुनिया में सबसे अधिक हैं। और प्राथमिक शिक्षा का मेन लक्ष्य क्या है, एटलीस्ट 6 to 14 ईयर के बच्चे, जो RTE के अंदर भी बात बोली गई है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है इसका दायरा जो है वो बढ़ाकर 6 से 18 साल करने की बात की गई है। बल्कि इनमें जो नीचे का दायरा है उसको भी 6 से 3 साल, यानी 3 साल से ही जो है वो एजुकेशन चालू हो जाएगी। शुरू के जो 3 साल हैं वो किस प्रकार की एजुकेशन मिलेगी, केवल लर्निंग बाय डूइंग वाली, जिसमें बच्चे खाली खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बाकी जो है हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।